तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन ये कहां पे किया गया, तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो अभी हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया। तो नाम से पता चल रहा है स्किल इंडिया सेंटर ये देश के युवाओं को स्किलफुल बनाएगा, उनकी इंडस्ट्री से रिलेवेंट स्किल्स को बढ़ाएगा। यहाँ पे लगभग 1200 छात्र उद्योगों की मांगों के अनुरूप अपने कौशल को बढ़ाएंगे। तो ये आप ध्यान में रखना, भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहां पे किया? उड़ीसा में, उड़ीसा के संबलपुर में। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारत की सबसे लंबे रेलवे सुरंग का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन किया। कहां पे? जम्मू में। और ये भारत की सबसे लंबी रेल सुरंगें याद रखना कहां पे? जम्मू में। और ये रेल सुरंग उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर खुलती है। सुरंग का नाम T50 है। इसकी लंबाई की बात करोगे तो 12.77 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अच्छा, इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन का भी उद्घाटन किया जो श्रीनगर और संगल दान के बीच में चलेगी। और इतना ही नहीं, वहां पे उन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे जो सिंगल आर्क रेल पुल बन रहा है, आपको पता है, उसका भी उद्घाटन किया। और आपको पता है ये पुल किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है, जिसकी ऊंचाई की बात करेंगे 359 मीटर है। लंबाई की बात करोगे तो 1.315 किलोमीटर है, यानी कि 1315 मीटर इसकी लंबाई है। लागत आई इसको बनाने में लगभग 14,000 करोड़ रुपए। तो ये जो पुल है ये कश्मीर को शेष भारत से जोड़ेगा। वहां पे मोदी जी ने मतलब जम्मू में एक एम्स का भी उद्घाटन किया और एक IIM का भी उद्घाटन किया। मतलब अभी जम्मू गए थे, उन्होंने करीब 32,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जो मुख्य मुख्य बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व ये कहां पे स्थापित होगा? तो आंसर होगा गोंडा में। तो उत्तर प्रदेश का ये पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व ये उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थापित किया जाएगा। गोंडा जिले में घाघरा की जो सहायक सरजू नदी है वहां पे ये कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा। इसे टर्टल सर्वाइवल अलायंस फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। टर्टल से आपको याद आएगा एक वर्ल्ड टर्टल डे, विश्व कछुआ दिवस हम मनाते हैं 23 मई को। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व ये कहां पे स्थापित हुआ था? तो तमिलनाडु में। विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र ये कहां पे स्थापित हुआ? उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। और भारत के पहले घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन कहां पे किया गया था? उत्तराखंड के रानीखेत में। आपको याद होगा भी 2023 का वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला था? कश्मीर की आलिया मीर को मिला था। तो ये भी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न, इनको भी ध्यान में रखना। अच्छा, ये भी अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट मार्क करना कि अभी हाल ही में चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला दूसरा देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा अमेरिका। कंफ्यूज मत होना, प्रश्न को ध्यान से सुनना। चांद पे उतरने वाला नहीं कह रहा हूं, चांद के साउथ पोल पे उतरने वाला दूसरा देश बना है अमेरिका। इसका एक्सप्लेनेशन सुनो, आपको चीजें समझ में आएगी। एक्चुअल में अभी अमेरिका के ह्यूस्टन बेस्ड प्राइवेट कंपनी है, इंट्यूटिव मशीन्स इसका नाम है, और अभी इसका लैंडर है ऑडिशियस, वे चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड हो गया है। तो इस तरह से ऑडिशियस मून लैंडिंग करने वाला किसी प्राइवेट कंपनी का पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया है, और ये अमेरिका का है। तो हम ये भी कह सकते हैं अमेरिका ये दूसरा देश है जो चांद के साउथ पोल पर उतरा है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा ना हमारा प्यारा देश भारत जिसने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग की थी। तो पहले तो हम हैं, दूसरा बन गया अमेरिका। तो इस ऑसिडियस मून मिशन का मकसद क्या है? चांद पर मौजूद धूल की स्टडी करना। अच्छा, ये जो इसका लैंडर है ऑडिशियस, ये जिस जगह पे लैंड हुआ है उसे मालपर्ट के नाम से जाना जाता है, जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है। तो आप ये भी कह सकते हो कि 51 सालों में पहली बार कोई अमेरिकी मिशन चांद पर उतरा है। इससे पहले 1972 में अपोलो 17 मिशन ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की थी। अच्छा, इसी से आपको याद आएगा एक आर्टेमिस मिशन, ये भी नासा का है, जिसका उद्देश्य क्या है? 2026 तक इंसानों को चांद पर भेजना। वैसे उद्देश्य 2024 तक था, लेकिन अभी इसे बढ़ा दिया, 2026 भी है। और इस मिशन में एक महिला भी जाएंगी, उनका नाम है क्रिस्टीना कोच। फिर आपसे पूछ रहे भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र ये कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा विशाखापट्टनम में।
तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र ये स्थापित होगा। ग्रीन हाइड्रोजन ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो, जब हाइड्रोजन को जलाया जाता है तो ये वेस्ट के रूप में केवल पानी छोड़ता है, मतलब कोई भी हानिकारक गैसेस का उत्सर्जन नहीं होता, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए कई बार आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो इस केंद्र को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य भी यही है, भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। और वैसे हमारे पूरे तरह से एनर्जी इंडिपेंडेंट होने का, ऊर्जा स्वतंत्र होने का लक्ष्य क्या है? 2047 है। और जीरो कार्बन उत्सर्जन का हमारा लक्ष्य 2070 का है। ये आपको याद होगा ही सही। क्या आपको ये याद है अभी 2023 में ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पे हुआ था? नई दिल्ली में। और भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट, प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ये कहां पे शुरू हुआ? असम में। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट ये स्थापित किया गया मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। और हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना? चाइना बना। जबकि पूरी दुनिया का पहला देश बना था जर्मनी। और आपको ये भी याद रखना है, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन ये कहां पे चलेगी? ये हरियाणा के जिंद जिले से। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में वैज्ञानिक अनुसंधान यानी कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए अभी 33वां जीडी बिरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अदिति सेन डे को। तो वर्ष 2023 के लिए 33वें जीडी बिरला पुरस्कार से प्रोफेसर अदिति सेन डे को सम्मानित किया गया है। और ये नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पुरस्कार पाने वाली ये पहली महिला बन गई हैं। तो उन्हें ये पुरस्कार क्वांटम इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटेशन रिसर्च के क्षेत्र में दिए गए उनके योगदान के लिए दिया गया। अच्छा, इनके नाम से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि इनको फिजिक्स के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला था 2018 में, और वो सम्मान पाने वाली भी वो पहली महिला बनी थी। और जीडी बिरला पुरस्कार में भी ये पहली महिला बनी है। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, अदिति सेन डे नाम याद रखना है। देखो, जीडी बिरला पुरस्कार की बात करें तो ये पिछले 5 सालों में रिसर्च के लिए भारत में रहने वाले और 50 वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। और कौन देता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है। प्राइज मनी में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। अभी लास्ट 2022 के लिए जो 32वां जीडी बिरला पुरस्कार दिया गया था वो नीलेश बी मेहता को दिया गया था। पहली बार 1991 में दिया गया था आशीष दत्ता को। और अभी लेटेस्ट मैंने आपको बता दिया 33वां दिया गया अदिति सेन डे को। बाकी ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। देखो, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की बात करें, अभी 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। इनके साथ गुलजार को भी मिला है। एस सोमनाथ इसरो के प्रमुख हैं। अभी केपीपी नामबियार पुरस्कार मिला। प्यारेलाल शर्मा लक्ष्मी नारायण अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला था अभी 2024 में ही। तो ये नाम भी अभी न्यूज में है, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2024 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा जवान ने। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। और यहाँ पे बहुत बेहतरीन जानकारी मैं आपको दूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट अभी जो फेस्टिवल हुए, फिल्म फेस्टिवल, उनका भी मैं आपको यहाँ पे रिवीजन कराऊंगा। तो ध्यान से सुनना पूरे प्रश्न को। पहले हम बात करते हैं, दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2024 की घोषणा कर दी गई है। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है जवान मूवी को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला संदीप रेड्डी वंगा को एनिमल मूवी के लिए। वहीं अगर क्रिटिक्स कैटेगरी में भी हम लोग बात कर लेते हैं। अच्छा, क्रिटिक्स कैटेगरी क्या होता है थोड़ा सा अगर मैं आपको समझाऊं तो इसमें जो अवार्ड्स होते हैं उनका सिलेक्शन दर्शकों के द्वारा नहीं किया जाता है इसमें, बल्कि जो फिल्मों के जो श्रेष्ठ आलोचक होते हैं। तो इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया 12th फेल मूवी को। बेस्ट एक्टर विक्की कौशल रहे सेम बहादुर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस करीना कपूर है जाने जान मूवी के लिए। और डायरेक्टर है इटली जवान मूवी के लिए। इसमें एक बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड भी ध्यान में रखना ओपेनहाइमर को मिला है। ओपेनहाइमर अभी आप लोग देख रहे होंगे हर जगह। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसको कहते हैं नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा फ्रांस। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लेखक शशि थरूर को अभी फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसे कहते हैं शेवेलियर डे ला लेगियन डी ऑनर, इंग्लिश में अगर इस अवार्ड को बोलेंगे तो नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर इसे कहेंगे। अभी इस सम्मान से इनको सम्मानित किया है, वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये। तो उन्हें ये सम्मान वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए उनके आजीवन
समर्पण को समर्पित है ये सम्मान। किसे मिला याद रखना, शशि थरूर को। वैसे आपको ये अवार्ड मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं क्योंकि 2022 में इस अवार्ड की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन ये दिया अब गया है। अच्छा, फ्रांस के बारे में आपको बताऊंगा, फ्रांस ले चलूंगा आपको, चिंता मत करो। लेकिन उससे पहले अभी 2023 में आपको याद होगा शशि थरूर जी ने एक बुक को रिलीज किया था जिसका नाम रिंग साइड है। उसको लिखा किसने था? डॉक्टर विजय दर्डा ने। और 2023 में की एक बुक भी आई थी शशि थरूर जी की, अंबेडकर अ लाइफ नाम से। अभी 2023 में ही आपने पढ़ा होगा हमारी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उनको सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान मिला था। इसी तरह से टाटा सन्स के जो चेयरमैन हैं रतन टाटा जी, उनको ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान मिला था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी 2023 में बता रहा हूँ, फिजी देश का, पपुआ न्यू गिनी का, ग्रीस का और फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान भी मिला था। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? एलेक्स डॉसन ने। तो स्वीडिश फोटोग्राफर है ये एलेक्स डॉसन, जिन्होंने भी अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब जीत लिया। उनकी फोटो कौन सी थी? तो ये मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हो फोटो। इसमें ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर के नीचे एक गोताखोर को मिंक वेल के कंकाल की खोज करते हुए दिखाया गया और इसी के लिए इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। उन्हें ये खिताब लंदन में दिया गया क्योंकि अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर कंपटीशन ये लंदन में स्थित एक वार्षिक कार्यक्रम है। आपको याद होगा अभी नीमा सरीखानी का नाम, अभी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्होंने जीता था। एक पोलर बियर की फोटो इन्होंने खींची थी जो कि एक आइस बेड पे सोए हुए था। बाकी ये सविता कंसवाल, पर्वता रोई है उत्तराखंड से, मरणोपरांत अभी तेंजिंग नॉर्गे पुरस्कार 2022 मिला था इनको। और वासिनी लॉरेट्स कला और साहित्य में यूनाइटेड अरब अमीरात का ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड इन्होंने जीता। ये अल्जीरियाई प्रोफेसर है और इस अवार्ड को अरब का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में जारी टाइम मैगजीन वुमेन पर्सन ऑफ द ईयर 2024 में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो आंसर होगा लीना नायर। तो अभी 21 फरवरी को टाइम मैगजीन ने वुमेन पर्सन ऑफ द ईयर 2024 की लिस्ट जारी की है और इस साल मैगजीन ने दुनिया की 12 महिलाओं को शामिल किया है। इसमें भारतीय मूल की महिला लीना नायर को मैगजीन में जगह मिली है। लीना नायर ये कौन है? तो ये लग्जरी ब्रांड है चैनल, उस कंपनी की ये सीईओ है। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 फरवरी को। तो हर साल 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के रूप में मनाया जाता है और इसका आयोजन भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता फैलाने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। थीम क्या है? थीम याद रखना, बहुभाषी शिक्षा, सीखने और अंतर पीढ़ीगत शिक्षा का एक स्तंभ है। इस साल हम ये इसका 25वां संस्करण मना रहे हैं। आपको बता दूं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने सन 2008 को अंतरराष्ट्रीय भाषा वर्ष के रूप में मनाया था और इसी से संबंधित एक पुरस्कार का प्रश्न पूछ रहा हूं मैं आपसे, अवार्ड से रिलेटेड है कि अभी 2023 में किसे ढाका में, बांग्लादेशी कैपिटल ढाका में अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? याद है क्या आपको? तो आंसर होगा डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। याद रखना ये नाम। आपको याद होगा अभी 3 भाषाओं को हमारी शास्त्रीय भाषाओं में, क्लासिकल लैंग्वेजेस में जोड़ा गया। कौन कौन सी है वो? पाली, प्राकृत और फारसी। फारसी 90 नंबर की है। पहली कौन सी थी? तमिल थी, 2004 में दर्जा मिला। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 22 फरवरी को। तो हर साल 22 फरवरी को वर्ल्ड थिंकिंग डे के रूप में मनाया जाता है। तो दुनिया भर में भाइयों और बहनों के बारे में सोचने, उनकी चिंताओं को दूर करने और मार्गदर्शन के सही अर्थ को समझने के लिए ये दिन मनाया जाता है। थीम भी है हमारी दुनिया हमारा संपन्न भविष्य। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 फरवरी को। तो हर साल केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड के द्वारा 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस यानी कि सेंट्रल एक्साइज डे के रूप में मनाया जाता है। और 24 फरवरी को ही क्यों? तो ये दिन देश में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, जिसे आप इंग्लिश में बोलोगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो इसके प्रयासों, सेवाओं और योगदान के सम्मान में ये दिन मनाया जाता है। और हमने कहा 24 फरवरी को ही क्यों? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम कानून की स्थापना के उपलक्ष्य में, जिसे 24 फरवरी 1944 को पारित किया गया था, इसीलिए आप इसे 24 फरवरी को मना रहे हैं। और आपको याद होगा पिछले साल जो हमारे सीबीआईसी के नए अध्यक्ष बने थे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के नए अध्यक्ष बने थे, उनका नाम है संजय कुमार अग्रवाल। वैसे सीबीडीटी के हेड कौन है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नितिन गुप्ता है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के तो कौन है? संजय कुमार अग्रवाल। और डायरेक्ट टैक्सेस के कौन है? नितिन गुप्ता। ऐसे साथ में याद रखना, आपको याद रहेगा।
फिर बताइए, अभी हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए किसने IMPEL AI प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट ने। तो अभी माइक्रोसॉफ्ट ने आई क्रिएट के साथ मिलकर के IMPEL AI कार्यक्रम को लॉन्च किया है। इसकी फुल फॉर्म भी होती है, देखो, आई क्रिएट माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम फॉर इमर्जिंग लीडर्स इन AI। तो इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो सिंपल सा बताता हूं, पूरे भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को सशक्त बनाना, उन्हें स्किलफुल बनाना। और ये आई क्रिएट क्या है? तो ये एक संस्थान है जो कि उद्यमियों को परामर्श देने का काम करता है। सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो देखो, पहले हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं। इसकी स्थापना होती है 4 अप्रैल 1975 में। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है और इसके फाउंडर हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। CEO सत्या नडेला है जो कि अब चेयरमैन भी हो चुके हैं। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस राज्य ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो अब होगी मध्य प्रदेश के बच्चों की मौज, लेकिन हर दिन नहीं बल्कि सप्ताह में एक दिन। जी हां, अब सप्ताह में एक दिन बच्चे बिना बैग के स्कूल जाएंगे और उस दिन वो भारी भरकम बैग के बोझ से मुक्त होकर के सीखने की खुशी का आनंद लेंगे। और उस दिन छात्रों को खेलने से लेके सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक, मतलब अलग अलग प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मतलब आप कह सकते हो किताबों की नॉलेज के अलावा प्रैक्टिकल काफी सारी नॉलेज उनको दी जाएगी। स्पोर्ट्स खिलाए जाएंगे, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज कराई जाएगी कि गाना गाओ, डांस करो, एक्ट करो, ताकि उनकी प्रतिभा जो भी वो कर सकते हैं वो बाहर निकले। प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी। तो इस पहल को लाने का उद्देश्य न केवल छात्रों पर शारीरिक तनाव को कम करना है, बल्कि उनके समग्र कल्याण और भावनात्मक लचीलेपन का पोषण करना है, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट। अच्छा, वैसे आजकल के बच्चे आप देखते होंगे छोटे छोटे भारी भरकम बैग लेकर के जाते हैं कि कुबड़ी उनकी टेढ़ी हो जाती है, पीठ पूरी टेढ़ी हो जाती है, इतना भारी भारी बैग। बच्चों के वजन से आया तो उनका बैग का वजन होता है। तो वैसे मैं आपको बता दूं, ये बच्चों का जो बैग होता है ना, उसके वजन की भी एक सीमा, एक लिमिट है, सरकार ने निर्धारित कर रखी है। जैसे कि कक्षा 1 और 2 के लिए उनके बैग का वजन 1.6 से लेकर 2.2 किलोग्राम तक होना चाहिए और 9वीं और 10वीं के लिए 2.5 से लेकर 4.5 किलोग्राम तक। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ की शुरुआत किसने की है? तो आंसर होगा WHO ने। तो याद रखना कि अभी WHO ने ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ की शुरुआत की है। और ये है क्या? तो ये देशों के बीच ज्ञान और डिजिटल उत्पाद साझा करने के लिए एक डिजिटल स्वास्थ्य मंच है। तो इसको शुरू किया WHO ने। WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को, इसीलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं हम। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में। हेड हैं टेड्रोस अधानोम। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में हिमालयन बास्केट पहल ये कहां पे शुरू हुई? तो हिमालय से हिमाचल प्रदेश मत कर देना, क्योंकि पहला ही ऑप्शन मैंने जानबूझ करके हिमाचल प्रदेश डाल दिया है। तो इसका उत्तर होगा उत्तराखंड। तो अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन? पुष्कर सिंह धामी। अभी उन्होंने ये हिमालयन बास्केट पहल शुरू की है। क्या होगा इसमें? तो इसमें दूध, हल्दी, पुदीना जैसे कृषि उत्पाद किसानों से खरीदे जाएंगे और फिर उनसे अलग अलग प्रोडक्ट बना करके विदेशों में उनको बेचा जाएगा। वैसे इस पहल को ऑलरेडी शुरू किया जा चुका है 2018 में ही। किसने? सुमित और स्नेहा थपलियाल ने। और अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इसे ऑफिशियली पूरे राज्य में शुरू कर दिया है। तो उद्देश्य मैंने आपको बताया, समृद्ध कृषि संसाधनों का लाभ उठाकर स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देना। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि मार्च 2024 में गीता महोत्सव के 5वें संस्करण का आयोजन ये कहां पे होगा? तो आंसर होगा इसका श्रीलंका में। तो अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव, इसका 5वां संस्करण ये 1 से लेकर 3 मार्च तक श्रीलंका में आयोजित होगा। देखो, आपने अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव बहुत बार सुना होगा। अभी लेटेस्ट हमने दिसंबर 2023 में ही पढ़ा था इसे, डेली करंट अफेयर्स की क्लास में भी और हमारी रिवीजन वाली क्लास में भी, यानी कि 2 बार इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। तो आप मुझे बताओ इसका आयोजन कहां पे हुआ था? तो आंसर होगा हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। और इसमें पार्टनर स्टेट अगर पूछूं तो आंसर करना असम। देखो, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का इतिहास मैं आपको बताता हूं। इसकी शुरुआत हुई थी 1989 से। इसे राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया गया था 2002 में। अंतरराष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला था 2016 में और 2019 में यह त्योहार देश के बाहर पहली बार मॉरिशस और लंदन में मनाया गया था। मतलब भारत में तो हर साल हम इसे कुरुक्षेत्र हरियाणा में मनाते ही हैं, पर इसे विदेशों में भी आयोजित किया जाता है। जैसे कि
लास्ट 2023 में ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और अब हम देख रहे हैं अब ये हो रहा है कहाँ पे, श्रीलंका में। लेकिन याद रखना, अगर आपसे पूछे ना कभी एग्जाम में कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय गीता पार्क की स्थापना कहाँ पे हुई थी, ब्रैम्पटन कनाडा में। अच्छा, ये प्रश्न मैंने जानबूझ करके लिया है, ये प्रश्न 2 बार अभी एग्जाम में पूछा जा चुका है। गांधी पीस प्राइज 2021 किसे मिला था? गीता प्रेस गोरखपुर को। फिर अगला प्रश्न है, अभी किस देश ने सोमेन साई महोत्सव को समाप्त कर दिया? तो आंसर होगा जापान। तो अभी हाल ही में जापान का 1000 साल पुराना ये सोमेन साई महोत्सव है और इसको अभी वहां पे समाप्त कर दिया गया है। क्या होता है इसमें? तो इसमें जो पुरुष होते हैं वो लगभग निवस्त्र होकर के बहुत कड़ी ठंड में एक भांग के थैले को कब्जा करने की कोशिश करते हैं। और क्यों बंद कर दिया गया? तो इसमें जो प्रतिभागी होते हैं, जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, उनकी बढ़ती उम्र के कारण और इसमें जो उत्तराधिकारी होते हैं उनकी कमी होने के कारण इसको फाइनली बंद कर दिया गया है इस तरह। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी फरवरी 2024 में मेद्दराम यात्रा ये किस राज्य में आयोजित किया गया? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो याद रखना, पहले तो ये एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला है। मेद्दराम यात्रा ये तेलंगाना राज्य में आयोजित किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि मेद्दराम यात्रा ये कुंभ मेले के बाद ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। और आप ये भी ध्यान रखना कि इसका ही दूसरा नाम समक्का सरक्का यात्रा भी है, या समक्का सरक्का मेला या समक्का सरक्का महोत्सव भी आप बोल सकते हैं। 2 साल में एक बार इसका आयोजन होता है। ये तेलंगाना के वारंगल जिले के तडवई मंडल के मेद्दराम गांव में ये आयोजित किया जाता है। ये एक आदिवासी त्योहार है। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्याभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा काठमांडू में। तो ये एक बहुराष्ट्रीय सैन्याभ्यास है जिसका नाम है शांति प्रयास 4, जिसका उद्घाटन अभी नेपाल की कैपिटल काठमांडू के भद्रकाली में नेपाली सेना मुख्यालय में किया गया। और इसका उद्घाटन जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड उन्होंने किया है। और इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? नेपाली सेना और अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड इसका आयोजन कर रही है, इसकी मेजबानी कर रही है। कहाँ पे? नेपाल में। और इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड जैसे 19 देशों के लगभग 1125 से अधिक प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया। और इसका आयोजन की बात करें कब से कब तक? 20 फरवरी से 4 मार्च 2024 तक। देखो, नेपाल में इसका आयोजन किया गया। नेपाल के क्या स्टैटिक बनेंगे? जैसे कि कैपिटल काठमांडू है, करेंसी है नेपाली रुपया, प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड हो गए और प्रेसिडेंट कौन है? श्री रामचंद्र पौडेल। देखो अगला प्रश्न क्या है, फरवरी 2024 में दोस्ती 16 अभ्यास का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा मालदीव में। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कौन सी एक्सरसाइज है? दोस्ती एक्सरसाइज। 2024 में ये इसका 16वां संस्करण है। किस किस के बीच? भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच। कब से कब तक? 22 से लेके 25 फरवरी तक। तो ये एक द्विवार्षिक तटरक्षक अभ्यास है, यानी कि 2 वर्ष में एक बार होता है। नाम है दोस्ती अभ्यास। पहली बार 1991 में हुआ था ये, और पहली बार भारत और मालदीव के तटरक्षक बलों के बीच में ये शुरू हुआ था। फिर 2012 में श्रीलंका इसमें शामिल हो गया। और इस बार भारत का ICGS यानी कि भारतीय तटरक्षक जहाज इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, जिसका नाम है समर्थ और एक अभिनव, इन दोनों जहाजों ने हिस्सा लिया। और एक हेलीकॉप्टर है डोर्नियर, इसने भी हिस्सा लिया। और इसमें बांग्लादेश पर्यवेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में हिस्सा ले रहा है। ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये तो दो। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में डबलिंग इन डिप्लोमेसी नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा प्रोफेसर SD मुनि ने। तो प्रोफेसर SD मुनि, इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है डबलिंग इन डिप्लोमेसी। इतना सा आप याद रख लो बुक का नाम, डबलिंग इन डिप्लोमेसी। किसने लिखा? प्रोफेसर SD मुनि ने। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और सिंगापुर में नेशनल यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपने करियर के बारे में बताया। उनका जो एक्सपीरियंस रहा वो इस बुक में इन्होंने शेयर किया है। कुछ और बुक्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, जैसे कि अभी संजीव जोशी, आपको याद होगा, एक समंदर मेरे अंदर नाम से बुक इन्होंने लिखी है। अरूप कुमार दत्ता, असम्स ब्रेव हार्ट लचित बारफुकन नाम से बुक लिखी। चित्रा बनर्जी की बात करेंगे, एन अनकॉमन लव नाम से इन्होंने बुक लिखी है। तो ये बुक्स अभी न्यूज में थी, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल में स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्टीरियस ऑफ मम्मलापुरम नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा अश्विन प्रभु ने। तो अश्विन प्रभु ने ये बुक लिखी है। एक तो ये याद रखना,
तो इस बुक में देश के प्राचीन मंदिरों, चट्टानी गुफाओं और पत्थरों पर उभरी हुई मूर्तियों, उन पर जटिल नक्काशियों और पवित्र स्थानों के भीतर छिपे रहस्यों के बारे में इस बुक में इन्होंने बताया है। बुक का नाम है स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्टीरियस ऑफ ममल्लापुरम। फिर आपसे पूछ रहे हैं, फरवरी 2024 में किसने सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर होगा बाबर आजम। तो पाकिस्तानी बल्लेबाज है बाबर आजम, जो अभी 21 फरवरी 2024 को T20 क्रिकेट में सबसे तेजी से 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में क्रिस गेल और विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया है। तो बाबर आजम ये पारियों के मामले में, मैचों के मामले में और समय लेने के मामले में ये उपलब्धि पाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं। मतलब उन्होंने 271 पारी लेकर के 281 मैचों में और 11 साल और 82 दिनों में ये उपलब्धि हासिल की है। वैसे मैं आपको बता दूं कि विराट कोहली T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय हैं। उसके बाद रोहित शर्मा है, बस ये दो ही है भारत में। तो और वैसे T20 में सबसे पहले 10,000 रन पूरे करने वाले क्रिकेटर क्रिस गेल है। तो ये भी थोड़े से एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? तो आंसर होगा जयसिंथा कल्याण। अब ये पिच क्यूरेटर क्या है? तो सिंपल सा याद रखो, जो क्रिकेट पिच की देखभाल करता है उसे पिच क्यूरेटर कहा जाता है। और ऐसा करने वाली यानी कि पिच क्यूरेटर बनने वाली भारत में ये पहली महिला है। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है? जयसिंथा कल्याण इनका नाम है। और फिर आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में घरेलू क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? तो आंसर होगा वामसी कृष्णा। तो वामसी कृष्णा वे आंध्र प्रदेश के बल्लेबाज हैं, जिन्होंने अभी सीके नायडू ट्रॉफी में एक ओवर में 6 छक्के लगा दिए और इस तरह से वो घरेलू क्रिकेट में ये कारनामा करने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। अब ये तीसरे भारतीय बने ऐसा कारनामा करने वाले, तो आप पूछोगे पहले और दूसरे कौन है? तो रवि शास्त्री ने ऐसा किया था 1985 में सबसे पहले। उसके बाद अभी ऋतुराज गायकवाड़ ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय बने थे, अभी कब? 2022 में ही। अच्छा, वैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ऐसा कारनामा हमारे एक भारतीय प्लेयर कर चुके हैं। वो एकमात्र भारतीय हैं ऐसा करने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट में। मैं बात कर रहा हूं युवराज सिंह की। 6 गेंदों पे 6 छक्के लगाए थे उन्होंने। और आपको याद होगा अभी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वुमेन्स अंडर 19 चैंपियनशिप में भारत और बांग्लादेश संयुक्त रूप से विजेता रहे थे। तन्मय अग्रवाल का नाम आपने पढ़ा होगा, सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था इन्होंने। अच्छा, दीपक चाहर ने अपना स्पोर्ट ब्रांड लॉन्च किया था, किस नाम से? D9 स्पोर्ट्स। और अभी मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 जो हुआ उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता था भारत को हरा करके। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे? तो आंसर होगा शहबाज शरीफ। तो अब शहबाज शरीफ का नाम आपको याद रखना है, जो कि पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री होंगे। क्या नाम है? शहबाज शरीफ, जो बिल्कुल नहीं है शरीफ। ये नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। और यहां पे राष्ट्रपति कौन होंगे? प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी। इनका नाम भी याद रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा माल्टा। तो अभी विदेश मंत्रालय के अनुसार यूरोपीय देश है ये माल्टा। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला ये 119वां देश बन गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें, आपको बताया 2015 में पेरिस में जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन का जो COP21 का आयोजन हुआ था, वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति या उस वक्त जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे ओलांद, उन्होंने इसकी स्थापना की थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। और वैसे इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? 2030 तक 1000 गीगावाट सौर क्षमता को हासिल करना। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में AI चैटबॉट हनुमान ये किस कंपनी ने लॉन्च किया? तो आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड चैट GPT की तरह ही एक AI चैटबॉट लॉन्च करेगी जिसका नाम होगा हनुमान। और कंपनी इसके लिए 8 एफिलिएट यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर के काम कर रही है, जिसे भारत GPT ग्रुप नाम दिया गया है। और ये जो हनुमान नाम का AI चैटबॉट होगा, ये 11 भारतीय भाषाओं में काम करने के लिए बनाया जाएगा। अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्रीज से याद आएगा, अभी 20 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप को हासिल करने वाली ये पहली भारतीय कंपनी बनी थी। अभी 2024 फरवरी में ही हमने पढ़ा था, तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी, तो आंसर होगा 100%। अच्छा, पहले आप एफडीआई को समझो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो अगर कोई फॉरेन कंपनी या कोई फॉरेनर, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी कंपनी हो सकती है, अगर भारत में इन्वेस्टमेंट करती है तो उसके इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो प्रश्न में अभी हम देख रहे हैं कि सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में स्पेस सेक्टर में 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी है। मतलब अब भारत में स्पेस सेक्टर में कोई भी विदेशी व्यक्ति या कोई भी विदेशी कंपनी पूरा 100% तक इन्वेस्ट कर सकती है। जैसे कि भारत में मैंने एक रॉकेट कंपनी खोल ली, मान लो क्रिक एग्जाम रॉकेट प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा कुछ नाम डाल दिया। अब उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए मुझे 100 रुपए का, तो उसमें कोई भी विदेशी कंपनी पूरा का पूरा 100 रुपए इन्वेस्ट कर सकती है। जैसे कि कोई भी विदेशी कंपनी हो गई, नासा समझ लो, कोई भी विदेशी व्यक्ति हो गया, एलन मस्क भैया हो गए, तो वो पूरा का पूरा 100 रुपया उसमें इन्वेस्ट कर सकती है। ये इसका मतलब हो गया। और मैं आपको ये भी बता दूं, या वैसे आपको याद होगा, स्पेस से पहले भारत सरकार ने किस क्षेत्र में 100% एफडीआई को मंजूरी दी थी? तो एक तो डिफेंस सेक्टर में और एक टेलीकॉम सेक्टर में। और इसी से रिलेट करके एक करंट अफेयर्स भी मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराऊं कि 2023 में स्वीडन की एक कंपनी है साब, इसको भारत में रक्षा क्षेत्र में 100% एफडीआई की मंजूरी मिली। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में मनोहर जोशी का निधन हो गया, वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो अभी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मनोहर जोशी का भी निधन हो गया। वे 86 वर्ष के थे। वे 2002 से 2004 तक लोकसभा अध्यक्ष भी रहे और 1995 से लेकर 1999 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे थे। वे शिवसेना पार्टी से थे और बाल साहब ठाकरे के काफी भरोसेमंद नेता थे। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस कंपनी ने इंडस ऐप स्टोर को लॉन्च किया? तो आंसर होगा फोन पे। तो वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली भुगतान कंपनी है फोन पे। इसने गूगल पे स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर को टक्कर देने के लिए अपना खुद का एक मोबाइल ऐप स्टोर लॉन्च किया है, जिसका नाम है इंडस ऐप स्टोर। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा बार्सिलोना में। तो अभी 26 फरवरी 2024 को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन ये किया गया कहां पे? स्पेन के बार्सिलोना में। इसमें मोबाइल उद्योग के कई जाने माने लोग एक साथ जुड़े, उन्होंने आपसी सहयोग पर बात की। और इसका आयोजन किसने किया? तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस ने, जो कि दुनिया भर में मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटरों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला वैश्विक मंच है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया? तो आंसर होगा वाराणसी। तो अभी 23 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के वाराणसी के दौरे पर थे और उसी दौरान उन्होंने वाराणसी के सीर गोवर्धन में संत रविदास की 647वीं जयंती पर उनके एक स्टेचू का अनावरण किया, उद्घाटन किया। इस स्टेचू की हाइट कितनी है? 25 फुट है। अच्छा, इसी के साथ उन्होंने वहीं पे संत रविदास म्यूजियम की भी आधारशिला रखी, फाउंडेशन स्टोन रखा। और अगर संत रविदास जी की बात करेंगे तो वे 15वीं शताब्दी के दौरान भारत के एक महान संत, दार्शनिक, कवि और समाज सुधारक थे। वे निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध संत। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल में किसके द्वारा लेजर वेपन दुर्गा 2 का परीक्षण किया जाएगा? तो आंसर होगा डीआरडीओ। तो अभी डीआरडीओ ये अपने स्वदेशी लेजर हथियार प्रणाली, जिसका नाम है दुर्गा 2, इसका परीक्षण ये करेगा, मतलब इसकी टेस्टिंग करेगा। देखो, दुर्गा की भी फुल फॉर्म है डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। तो ये लेजर रे हथियार, ये दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल हो या फिर उसका फाइटर जेट हो, ये सबको मार सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये लेजर ही भविष्य के हथियार होंगे। कई देशों के पास ये हैं और अब भारत भी इस पे काम कर रहा है। आपने कई बार मूवीज वगैरह में देखा होगा या वीडियो गेम वगैरह आप लोग खेलते होंगे तो वहां पे देखा होगा, लेजर लाइट निकलती है और वो सामने आने वाली कोई भी वस्तु को काट देती है या फोड़ देती है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा इंटेंस होती है। इंटेंस मतलब बहुत ज्यादा ताकतवर होती है वो। और भारत ने कहा कि वो इसे जमीन, समंदर और हवाई प्लेटफॉर्म पर तैनात करेगा। आपको याद होगा कि अभी हमने रशिया से S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम को खरीदा था और उसका नाम हमने क्या रखा था, बता सकते हो? सुदर्शन उसका नाम रखा था। अच्छा, यूं बताओ कि भारत सबसे पहले किसे ब्रह्मोस मिसाइल बेच रहा है? तो फिलीपींस को। वैसे भारत और रशिया ने मिलकर के इसको बनाया था, लेकिन सबसे पहले हम किस देश को बेच रहे हैं ये पूछेंगे तो फिलीपींस, और उसके बाद इंडोनेशिया।